चलो क्या क्वेश्चन दिया था बताओ। एक एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया था मैंने, टाइम एक्सेलरेशन पहले कांस्टेंट था, देन ऐसा टाइम कुछ दे रखा था या T1 T2 दे रखा था? T1 T2 T3 T4। मुझे नहीं लगता इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी ने गलत किया होगा। देखो सबसे पहले फेज में मुझे कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट लाइन। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज कर दिया वेलोसिटी। देन फिर मतलब ऐसी वाली लाइन है ना, तो यानी यहाँ पर लाइन आगे कंटिन्यू कैसे जाएगी, ऐसे। अच्छा ये ऐसे ही क्यों गई, नीचे क्यों नहीं आई? हाँ ये भी देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा रीज़न क्या है बच्चों कि एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव ही है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। देन फिर नेक्स्ट, अब वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, यही वाला होगा। तो अपनी मर्जी से क्यों सही गलत डिसाइड करते, मैं बार बार यही मना करता हूँ ना। अच्छा इसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। तो देखो अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम थी शुरुआत से लेकर अभी तक। एक क्वेश्चन में मिसिंग डेटा था, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी आपको नहीं बोला कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है। तो क्या ये ज़ीरो से स्टार्ट करना सही था? नहीं, हो सकता है मैं इसको आगे से स्टार्ट करता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती थी। दूसरा बच्चे कि आप लोगों ने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ख़त्म, हो सकता है पहले भी हो सकता है बाद में भी हो, क्योंकि ना तो फाइनल डेटा आपको गिवन है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको आगे तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम यहाँ पर होगा गेम। सबसे पहले इसका बताओ, फर्स्ट फेज का कौन सा कर्व, ऐसा वाला, ये। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी मुझे नहीं पता बट मैंने मान लिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद, अच्छा मैं इसका कर्व ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ बेटा, देखो आपको पता है ये क्वेश्चंस मिलते कैसे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि ये पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी नहीं। आपको इसमें से कोई भी एक फेज उठा कर दे देगा बस। क्वेश्चन में डेटा देता है वो कि इनिशियली उसने डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर से स्टार्ट किया या 0 से स्टार्ट किया, वेलोसिटी इनिशियली इतनी थी बाद में इतनी हो गई। तो डेटा हमेशा देगा क्वेश्चन में, जैसे मैंने एक थ्योरी में लिखवाया था ना क्वेश्चन, उसमें सारे डेटा दिए थे मैंने आपको, तो वैसे ही आपको डेटा मिलता है। ठीक है, हाँ बेटा। वेलोसिटी से पीछे लेते हैं, ये मैंने कब बताया बेटा? क्या पढ़ लिया बच्चे, मैंने ये एरो बनाए थे दो, याद करो, एक ऐसा और एक ऐसा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। कब बता दिया मैंने ऐसा? मैं सॉरी भूल गया था। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर प्रॉब्लम आना जेन्यून भी है। ठीक है, और फिलहाल मैं इसको स्किप भी कर देता हूँ, रीज़न बता देता हूँ। क्यूबिक के फंक्शंस आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आते, नीट वालों को तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
मैथ्स वालों को एक बार सर जब क्यूबिक फंक्शन पढ़ा देंगे ना आप लोगों को, उसके बाद फिर डिस्कस करूँगा मैं, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल नहीं जानते क्यूबिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है, तो इसलिए अभी स्किप कर देता हूँ। देन फिर लास्ट वन, यहाँ पर क्या होगा, कौन सी वाली लाइन आएगी, कौन सा, ये वाला, मतलब ऐसा, यही आएगा, नहीं, ऊपर आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में भी वेलोसिटी, ठीक है, हाँ वेलोसिटी अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कौन सा लोगे, कौन सा, ऊपर वाला कौन सा, इन दोनों में से फर्स्ट वन, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आगे जाकर पैरेलल जैसी हो जाएगी कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, आप इसको इससे जज किया करो। तो अभी भी यहाँ पर ये ग्राफ कहीं पे यहाँ पर ख़त्म होगा और यहाँ से कुछ ऐसा, लेकिन इस पॉइंट पर होगा ब्रेक, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कुछ नीचे आना शुरू होगा, तो मान लो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो जहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट उल्टी आनी शुरू होगी अब, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ये एक बार और ब्रेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन देखो, अब मैं आप लोगों को एक दो चीज़ें बताता हूँ ग्राफ के ना, मैंने आपको इतना एडवांस क्वेश्चंस करवा दिए कि अब आप लोग जो क्वेश्चंस देखोगे ना वो आप लोगों को कुछ नहीं लगेंगे, बच्चों वाले क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ग्राफ पढ़ाने का मेरे को एडवांस लेवल तक का एक ही मकसद था कि आप लोगों को मोशन समझ में आ जाए, और अब मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि पार्टिकल का मोशन होता कैसे है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कुछ और हो रहा था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए थी, इसलिए ग्राफ सिखाया मैंने आपको, ठीक है। बोलो इससे पहले वाले 4 ग्राफ अपन ने किए, चारों में से अच्छी से क्लियरिटी आ गई, कहीं पर डाउट है थोड़ा सा भी, हाँ हाँ, नहीं अगर क्वेश्चन में गिवन होता ना कि जीरो से है कि नहीं है, तब अपन उस हिसाब से करते, कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया जीरो से स्टार्ट कर दिया, बट ज़रूरी नहीं था ना कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी ना ऐसी, इसलिए हमें नहीं पता ये चीज़। तो ये क्वेश्चन में जब डेटा आएगा ना उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। हाँ हाँ, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में हो तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होगा, नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव होने से नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पर देखो एक दो चीज़ें और क्लियर हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया था, यहाँ पर ही नेगेटिव होने लग गया था, क्या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी नेगेटिव हुई, नहीं। तो ये चीज़ मत सोचना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होते ही वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, नहीं, वेलोसिटी रिड्यूस होगी, फिर धीरे धीरे हो सकता है जाके किसी कंडीशन में नेगेटिव होगी। तो सारी क्लियरिटी अपन को इस ग्राफ ने दे दी है कि मोशन एक्चुअली में कैसे होता है। अब चले अपन रिलेटिव मोशन पे, यहाँ से कुछ नया चीज़ सीखते हैं, ठीक है। और इस नहीं, रिलेटिव से पहले लिखो एक चीज़ बताओ, मैंने वेक्टर्स में आपको वेक्टर्स को तोड़ना सिखा दिया था, तोड़ना नहीं सीखा था, तो पहले एक छोटा सा टॉपिक डालो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो देखो बहुत आसान है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट को तोड़ना, बहुत सिंपल है, सीख लो एक बार में काम समझ में आ जाएगा। और ये कंपोनेंट आपके हर चैप्टर में टांग अड़ाएगा अभी इसके बाद, ठीक है, हर चैप्टर में आएगा ये। जैसे मान लो बेटा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है,
वो अगर मुझे कभी भी इस तरीके से गिवन होती है बच्चों, इस तरीके से मान लो गिवन है आपको, ठीक है, लाइक मान लो कि ये फोर्स गिवन था, ठीक, फोर्स गिवन था, तो आपको हमेशा इसके जो फुट होता है ना, वेक्टर का फुट, उसको ओरिजिन अज्यूम करके सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेना, ग्राफ पेपर, ठीक। शुरू शुरू में सीख रहे हैं इसलिए ग्राफ पेपर प्लॉट कर रहे हो ना, बाद में ये भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसा होगा, यस और नो, ऐसा ही बनेगा। अब बच्चों इसमें हमेशा आपको या तो इधर से या फिर इधर से, किसी भी एक साइड से एक एंगल गिवन होगा, ठीक। लाइक मान लो मैं इधर से देता हूँ एक एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे हमेशा। तो पहले आप ये सोचो कि दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। इसके लिए आपको ये देखना है ये कौन से दो ग्राफिकल एक्सेस के बीच में आ रहा है। जैसे ये वाला कौन सा है, एक्स एक्सेस, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो बताओ कौन कौन से एक्सेस के बीच में आ रहा है ये, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है। तो देखो जिस तरफ थीटा हो उस तरफ लिख देना कॉस, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं हो उधर लिख देना साइन। हो गया वेक्टर का कंपोनेंट खत्म, ठीक है। जिस तरफ थीटा हो पूरा डॉट लेकर वो किया, जिस तरफ थीटा हो उस तरफ कॉस लेना है, जिस तरफ थीटा नहीं हो उस तरफ साइन लेना है। मैंने शायद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का नहीं, उसमें तो मैंने सॉल्व करवाया होगा, बताया हुआ है मैंने, कंपोनेंट बताया था। चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग फटाफट करके बताओ। लाइक मैंने इधर दिया हुआ है वी वेक्टर, इधर की तरफ दे दिया है, और मैंने आपको एंगल बताया है, एंगल विद नेगेटिव वाई एक्सिस इज 30 डिग्री। नेगेटिव मतलब वाई डैश के साथ इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो बताओ फटाफट इसके कंपोनेंट कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन से एक्सेस पे होंगे। वी वेक्टर, किसी के पास कंपास है? चलो ज़रूरत नहीं है, एक्स और वाई डैश में, ठीक है, वेरी गुड। और वैल्यूज़ क्या क्या रहेंगी, वी कॉस 30 किस तरफ, वाई डैश की तरफ, और वी साइन 30, चलो वेरी गुड। चलो अब टॉपिक डालो, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, पहले कभी नाम सुना है इंक्लाइन प्लेन का, क्या होता है? ढलान, पहाड़, रैंप, सब इंक्लाइन प्लेन होते हैं।
ये थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ है, ध्यान से एक बार कंसंट्रेशन के साथ सुनना, वरना फिर इसमें स्लिप कर जाओगे, ठीक है? ध्यान से समझना इसको। वैसे ये टॉपिक अगर अभी नहीं समझ आया तो भी कोई खास बात नहीं है, लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट एक बार के लिए मेरी फॉर्मेलिटी है तो मैं बता के छोड़ूंगा, ठीक है? जैसे मान लो बच्चों ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ढलान है, ठीक? इस ढलान पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ढलान का जो एंगल है बच्चों अर्थ के साथ वो आपको गिवन है थीटा, ठीक है? थीटा। तो बच्चों ये बताओ क्या ये नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आ रहा है नीचे? पर ग्रेविटी तो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचती है ना। जैसे मान लो ये हमारी धरती माता है, तो भाई ग्रेविटी तो इसको इधर खींच रही होगी ऐसा, फिर ये नीचे क्यों आया? बेटा अर्थ हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, अर्थ कभी ऐसा थोड़ी किसी को आड़ा खींचते हुए देखा है? कभी देखा है किसी को ऐसे गिर जाता हो? प्रेशर भी आ गया। चलो देखो ध्यान से, इसको मैं अलग से बना के आपको दिखाता हूँ, इस ब्लॉक को अलग से बना के देखते हैं। तो बच्चों ये ब्लॉक कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको अर्थ कहाँ खींच रही होगी? हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, जस्ट नीचे। लेकिन अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर मैं एक्सिस कुछ अपना ऐसा मान लूँ, तो अपने ग्राफिकल एक्सिस को ऐसा मान लूँ एक मिनट के लिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो देखो इसी जी के, स्मॉल जी के, ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है? इसको नीचे की तरफ लाने में हेल्प कर रहा है, इस वजह से नीचे आता है। अब बात ये है कि ये वाला कंपोनेंट खुद कितना होगा, तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए होगा। चलो देख लेते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देता हूँ। तो बताओ ये 90 डिग्री, जी का एंगल यही है अर्थ की तरफ डायरेक्ट, ठीक? एक कंपोनेंट मैंने बोला इधर की तरफ और एक कंपोनेंट बोला इधर की तरफ। तो ज़रा सोच के बताओ, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, यस और नो? तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो अब फटाफट देखो, ये जी है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? जी कॉस थीटा। और ये वाला, मतलब इन केसेस में एक्सेलरेशन जो लग रहा होता है हमारे ब्लॉक पे, वो क्या लग रहा होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, माइनस ले लेते हैं अपन, अच्छा इधर की तरफ प्लस ले लो, चलो जी साइन थीटा। प्लस माइनस तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेना, ठीक है? लेकिन एक्सेलरेशन लग कितना रहा होता है? जी साइन थीटा, जी नहीं लग रहा होता है, ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल है, इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल लीव कर दिया है जीरो, यू इक्वल टू ज़ीरो से, और वो 10 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा? और इंक्लिनेशन एंगल मान लो 30 डिग्री या 60 डिग्री, चलो 60 देते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं अपन इसको, है ना? एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। पहले ये नोट करना है आपको, कर लो। बाकी ये जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे तब बहुत डिटेल में सीखेंगे, अभी बस जनरल एक आइडिया दिया मैंने। डायरेक्शन बताऊंगा क्योंकि ज़रूरी थोड़ी इंक्लिनेशन ऐसा ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना। क्योंकि बेटा कॉस थीटा किधर की तरफ खींच रहा है? मैंने क्या कहा था? एक्सेलरेशन ओनली अराइजेज ड्यू टू फोर्स। कॉस थीटा इसको किधर खींच रहा है? इधर की तरफ। सोचो, इधर की तरफ खींचने की वजह से क्या ये नीचे जा रहा है? यानी एक्सेलरेशन जिसको मैं कह रहा हूँ वो एक्सेलरेशन कौन सा है जो इसको मोशन करवा रहा है? वो तो यही वाला है ना, बस ये वाला तो इसको नीचे खींच रहा था। अब उसका क्या रोल है ये लॉज ऑफ मोशन में बताऊँगा। इस वाले एक्सेलरेशन का रोल क्या था, ये लॉज ऑफ मोशन में सीखेंगे अपन। इसको नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं और भी बहुत कुछ होती है चीज़ें,
तो वो तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो मोशन करवा रहे हैं वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सिर्फ ये वाला, यही वाला तो खींच रहा है, इधर देखो जी साइन थीटा, इसलिए लिखो एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, a particle is dropped from an inclined plane which has angle of inclination of 60 degree. Particle travels 20 meter. Particle travels 20 meter. Then what is the time to reach 20 meter? Then what is the time to reach? तो देखो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, बहुत आसान सा क्वेश्चन। देखो आपको सबसे पहली चीज़ क्या बोला है, u इज इक्वल टू 0 ड्रॉप किया है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों s इज इक्वल टू, देखो इस तरफ चल रहा है, मैंने ग्राफिकल एक्सिस क्या माना था, ये माना था, तो बताओ ये वाली साइड कैसी लेते थे अपन, पॉजिटिव लेते थे, तो मतलब ये प्लस का ले लेता हूँ 20 मीटर। एक्सेलरेशन देखो वैसे मैं बोलूँगा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिलहाल के लिए काम चला सकते हो, ठीक है। तो जी साइन थीटा, तो जी और साइन थीटा कितना है बच्चों, साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है, g√3/2, ठीक है। एक्सेलरेशन मिल गया। अब मुझसे क्या पूछा है, टाइम, इक्वेशन लगा दो, वही अपने इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो h कितना है बच्चों 20, u जी लो तो ये पूरा पाल जी लो, इज इक्वल टू 1/2 g√3/2 इंटू t², g की वैल्यू 10, ठीक है, जीलो से जीलो गुजर गया, h 8/√3 इज इक्वल टू t², ठीक है। तो यहाँ से अपन टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, कैप्टन अनुज नैयर, जानते कैप्टन अनुज नैयर कौन थे, तो बताओ फिर कौन थे। कारगिल वॉर में शहीद हुए थे ये, और कैप्टन की पोस्ट पे थे ये। कौन से ईयर में होता कारगिल वॉर, बेटा बहुत बहुत फिट हो गए, कौन सी स्कूल में जाते हो, सीबीएसई मेरे को भरोसा ही नहीं है, मैंने बताया था ना सीबीएसई मार्क्स कैसे आते हैं। मैं बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना हु टेल्ड यू, उन लोगों के 98 नंबर आते हैं इंग्लिश में, हु टेल्ड यू वालों के ज़्यादा नंबर आते हैं। हाँ हाँ ऐसे आती है इंग्लिश में, मैं पढ़ के गए थे ना, पढ़ने वालों को नहीं आता। आ गया अच्छा नंबर। सीबीएसई में 10th क्लास में इंग्लिश में तो मजाक चलता है, मैं सच बता रहा हूँ।
हाँ, इंग्लिश में बहुत बकवास कॉपी चेकिंग होती है, पता नहीं क्यों करते हैं, पेपर ही क्यों लेते हैं, मुझे तो ये लगता है पेपर लेते क्यों हैं। सबसे अच्छे पेपर होते हैं आईएससी के, उन लोग आईएससी के, बेटा बताता हूँ क्यों, उनके किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंग्लिश में फेल होगा तो सब में फेल माने जाओगे। इंग्लिश चाहिए, क्योंकि बेटा अपन इस तरफ चल रहे थे ना, एक्सलेशन इधर लग रहा था, इधर की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं लिया। नहीं बेटा, सॉल्व चाहो तो कर लो इसको, टी की वैल्यू रूट करके निकाल लो, 2√2 हो जाएगा और इसकी पावर फिर और कंफ्यूज हो गए, रहने दो, 3 की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है। चलो, मेरा मेन मकसद था आप लोगों को बस ये एक्सेलरेशन का रीज़न समझाना, इंक्लाइन प्लेन का, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे, अभी के लिए हम यहीं पे छोड़ेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज़ मैं लाइन लिखवाना भूल गया, तो क्वेश्चन में लिख लो, अज्यूम देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अज्यूम देयर इज़ नो फ्रिक्शन। क्वेश्चन में एक लाइन एडिट कर दो, अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अब थोड़ा सा आप लोगों ने मोशन पढ़ा है तो देखता हूँ, आईक्यू टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ठीक है। या चलो थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन देता हूँ, एक कागज़ है, पेपर, और एक ट्रक है, एक का पेपर और एक ट्रक, दोनों को मैंने सेम हाइट से ड्रॉप किया, विच विल रीच द ग्राउंड अर्लियर, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। सोच लो आराम से, ट्रक भारी है, ऑब्वियस सी बात है, कागज हल्का है ना, तो दोनों में से कोई भी आगे पीछे नहीं, सेम टाइम पे गिरेंगे। रीज़न क्या, इन तीनों इक्वेशंस में कहीं पे भी मास का रिलेशन पड़ा है, इस मास पर डिपेंड ही नहीं करते, सिंपल, ठीक है। तो अगर एक साइकिल और एक ट्रक सेम स्पीड से चल रही है और दोनों ने सेम टाइम पे अपना, जैसे ट्रक ने इंजन ऑफ किया और आपने पैडल मारना बंद किया साइकिल में, दोनों साथ में रुकेंगे, ठीक है। बट कुछ अजम्पशन है यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन, एक वुड की 1 kg की बॉल और एक कॉपर की 1 kg की बॉल, दोनों को साथ में गिराए सेम हाइट से, विच विल टच द अर्थ अर्लियर। कॉपर, चलो ऑप्शन देता हूँ, कॉपर के साथ कितने लोग, 2 लोग हैं, चलो। वुड के साथ कितने लोग, अच्छा एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वुड के साथ कितने लोग, एक भी नहीं, दोनों साथ में गिरेंगे, तुम हर जगह ही रहते हो क्या? चलो, तो द करेक्ट आंसर इज वुड, क्योंकि अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को ड्रॉप किया जाता है तो उसके मोशन को अपोज होता है, ठीक है। पेड़ के ऊपर, हाँ, दैट इज़ नथिंग बेटा, वो कुछ और चीज़ है, ठीक है। मैं मोशन की बात कर रहा हूँ, वुड, उसमें मोशन की बात मत लाओ, वहाँ पर कुछ और है फिर, ठीक है। और एक्चुअली में क्या होता है, अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी कंडक्टर ना, उसके मोशन का अपोज किया जाता है, वो मोशन जैसे ही नीचे की तरफ आने लगेगा ना, अर्थ उसे अपोज करेगी कि मत गिर, तो उसका मोशन स्लो हो जाता है, इसलिए कॉपर धीरे गिरेगा और वुड तेज गिरेगा, क्योंकि वुड इज़ एन इंसुलेटर, ठीक है। अच्छा चलो, एक और अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मज़ा ही आ रहा है तो एक और पूछ लेते हैं। समर का टाइम है,
सुबह सुबह एक काम करो, छत पे एक आयरन की रॉड और एक वुड की रॉड, दोनों को ले जाकर छत पे रख देते हैं। 3 बजे दोपहर को जाते हैं, दोनों को एक एक हाथ से पकड़ते हैं। ठीक, बताओ, क्वेश्चन है मेरा, कौन सा ज़्यादा गर्म होगा? ऑप्शन 1 आयरन। चलो बहुत लोग आयरन के साथ। ऑप्शन 2, ओके वेरी गुड बेटा, ऑप्शन 2 वुड। चलो एक बच्चा है। ऑप्शन सी दोनों बराबर होंगे। खुद ही हाथ ऊपर नहीं कर रहे, आराम से सोच लो फिर। ऑप्शन सी दोनों बराबर होंगे, हो? अच्छा, ऑप्शन डी जो आप बोलोगे उसका उल्टा। चलो, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दोनों बराबर होंगे। रीजन, सेम सराउंडिंग में रखे हैं, सेम सराउंडिंग में रखें, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। लेकिन बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, हम लोहे का पकड़ते तो ज़्यादा गर्म लगता है, वुड का थोड़ा सा ठंडा लगता है, मतलब इतना गर्म नहीं होता। तो बेटा इसका रीज़न है, आयरन को जब आप पकड़ते हो तो आपको गर्म क्यों फील होता है? क्योंकि उससे आपकी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, और कब तक होगा? जब तक उसके सेंटर का टेम्परेचर, मतलब पूरे आयरन रॉड के सेंटर का टेम्परेचर आपके हाथ के बराबर ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है। बट वुड में सिर्फ और सिर्फ हीट कहाँ एब्जॉर्ब होती है? सरफेस पे। तो इसलिए आपको फील होता है ऐसा कि इसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट होते दोनों सेम टेम्परेचर। दिस इज़ फिज़िक्स बेटा, फिज़िक्स ये होती है। मैंने पूछा था सर्दी के हिसाब से 10th क्लास में, विंटर्स बोल के पूछा था मैंने तब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ सोच के हम सीखते हैं। ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ सीख रहे हैं, नई चीज़ें। कभी सोचा है ट्रक वाले जो होते हैं ना, ये कभी किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, तो अगर उसका सामने वाले का मर्डर भी हो जाता है तो इनको 1-2 बार माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? पलट नहीं जाएगा। एक्चुअली में क्या होता है, उसके ट्रक के पीछे लोड होता है बहुत ज़्यादा, और गलती से भी उसने अगर फुल ब्रेक एक बार में ले लिया ना, इतना ज़्यादा मोमेंटम है कि पीछे से सारे स्टोन्स उसके ऊपर आके गिर जाएंगे, मतलब कांच तोड़ के सारे स्टोन्स बाहर निकल जाएंगे। इसी वजह से ट्रेन को कभी देखा फुल स्पीड में ब्रेक मारते हुए? ट्रेन गलती से भी नहीं मार सकता, ट्रेन बहुत स्लो स्पीड स्लो करता है। रीज़न उसका यही है कि अगर उसने गलती से भी हाई स्पीड ब्रेक लिया, पीछे से पूरी ट्रेन ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो हाई स्पीड ब्रेक वो ले ही नहीं सकते, उनके पास फीचर भी नहीं होता, देते ही नहीं है, इसलिए फीचर नहीं देते। चलो ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स सीख ली, आगे चलें। अच्छा, कभी ये सोचा है, और सीखना है थोड़ा सा, कभी ये सोचा है दुनिया में यूनिवर्स इतनी बड़ी है, कितनी बड़ी है तो पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक बार फिर दे देता हूँ। एक बार फिर थोड़ा सा यूनिवर्स का आइडिया देता हूँ। अरे क्या हो गया, ये खाली पड़ी है जगह, बताऊँ या रिलेटिव मोशन पे चलें? चलो, ये हमारा सन, ये हमारी अर्थ। ये पता है अर्थ कितने दिन में घूमती है? 600। रुक जाओ, कोई बोलना मत। हाँ, 365 days, 5 hours, 28 minutes and 6 seconds. 5 hours 28 minutes 6 seconds. 6 hours is not perfect। इसी वजह से तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 97/400, दैट इज़ नॉट 1/4। सेंचुरी ईयर्स को कैसे चेक करोगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? बाय डिवाइडिंग दैम बाय 400। सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होते क्या? चलो खैर छोड़ो, वापस आते हैं इस पे। ठीक है, तो हमारे सन के अबाउट कौन घूमता है? अर्थ घूमती है, कितनी अच्छी चीज़ है। और हमारा सन खुद इसके गैलेक्सी के अबाउट घूमता है, ये भी पता है सबको। और 1 कॉस्मिक ईयर में अपनी गैलेक्सी का पूरा रोटेशन कंप्लीट कर देता है। अच्छा, 1 कॉस्मिक ईयर कितना होता है? मात्र 25 करोड़ साल, मात्र। इतने टाइम में ये पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, अपने गैलेक्सी का। सन खुद घूम रहा है।
अभी सुनते जाओ, अभी तो कहानी शुरू हुई है। और हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार हैं सन जैसे? 100 बिलियन, जो सिर्फ हमारी गैलेक्सी में है। और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन। हाँ बिलियन में। मैंने ये चीज़ पहले बताई थी आप लोगों को। एनसीईआरटी ने ये लाइन लिख कर दी 100 बिलियन, और वो इसीलिए लिख कर दी है क्योंकि गिनना इम्पॉसिबल है। अब बार बार आप पूछोगे सर कितने होंगे, तो लिख दिया 100 बिलियन, गिन लो, जाओ, खुश कर दिया। इसलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिख कर दिया। तो 100 बिलियन गैलेक्सीज है, उसमें 100 बिलियन सन है, तो क्या उसमें 100 बिलियन छोटे मोटे अर्थ नहीं हो सकते? पॉसिबल है। तो ये सारे इतने सारे जो स्टार्स या प्लेनेट मैंने बात की, ये सारे स्फेरिकली क्यों हैं? कोई सिलेंड्रिकल, कोनिकल शेप में? हाँ तो बता दो फिर। हाँ, आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, मैक्सिमा मिनिमा। एक गिवन वॉल्यूम में सबसे मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ स्फीयर का होता है। ये उसी टॉपिक से निकला है, मैक्सिमा मिनिमा से, जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को। तो इसलिए सारे प्लैनेट्स क्या हैं? स्फेरिकल शेप में। इनफैक्ट हम पानी के ड्रॉपलेट गिराते हैं वो भी स्फेरिकल फॉर्म में हो जाती है, उसका भी रीज़न यही होता है। अच्छा अगर ये बताओ, कोई एक ऐसा इंसान है, ठीक है, कोई एक ऐसा इंसान है जिसको मैं किसी भी जेल में डालूँ, कैसा भी लॉकअप लगाऊँ, तो इंसान वो जेल तोड़ के निकल जाता है। तो सबसे बेटर कहाँ रखना है उसे? सबसे बेटर जेल उसे कहाँ रख सकते हैं? वो सब खोल देता है, मैंने कहा ना, सारे ताले खोल के निकल जाता है। पता है उसके लिए सबसे अच्छी जेल क्या है? सबसे अच्छी जेल क्या है? स्पेस में ले जाके छोड़ दो। सुना नहीं था मैंने। स्पेस में ले जाके छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर स्पेस में भी तो आ जाएगा वो, हमने, अरे मैंने दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया है, मान लेते ऑक्सीजन दिया है, तो वहाँ पर कैसे रहेगा? पता है आपको क्या होगा वहाँ पर उसके साथ? मान लो इनफाइनेटली ऑक्सीजन दे दिया मैंने, हाँ, लेकिन वो कर क्या पाएगा पता है आपको? वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, मूव भी नहीं कर सकता। स्पेस इज़ अ जेल। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा। वो अपने हाथ पैर से चलाने की कोशिश करेगा ना, एक ही जगह पर ऐसे गोल गोल घूमता रह जाएगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, मतलब 1 इंच भी अपनी पोजीशन यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। अपने साथ डिओड्रेंट लेके जाते हैं वो, एक्शन रिएक्शन। मास अगर अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करोगे तो ही आप जा सकते हो, वरना एक ही जगह पर लॉक हो जाओगे, हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से। ये है स्पेस। तो मैंने कहा ना, चीज़ें जब जानोगे ना तब फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। अभी तो फिजिक्स तुम लोगों ने सीखी कहाँ है? देखी नहीं, 10th तक तो क्या ही सीखी थी तुम लोगों ने? ना ही मैंने बहुत ज़्यादा बताया था, अब बताऊँगा, अब देखेंगे फिजिक्स। हाँ तो डिओड्रेंट मैंने बोला, वैसे हाई प्रेशर गैस होती है। ख़त्म हो गया तो फंस गए वो, ख़त्म। फिर एक्चुअली में वो पहली बात वो खुद को धागे से बांध के अपनी स्पेस स्टेशन से निकलते हैं, रस्सी, स्पेस स्टेशन से खुद को बांध के बाहर निकलते हैं। इन केस अगर वो रस्सी खुल जाए तो डिओड्रेंट का काम लेते हैं, वरना तो स्पेस स्टेशन से रस्सी से ही काम लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर वो मास ख़त्म भी हो गया तो कहाँ से लाएंगे वापस, इसलिए फिर अपने स्पेस स्टेशन में जाते हैं वो लोग। और अगर ये ख़त्म हो गया तो एक लिमिट होती है, ख़त्म हो गया, मान लो कि उस लिमिट के बाद भी मैंने ख़त्म कर दिया, फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉटल को थ्रो कर दूँ। तो एक बार अगर मैं चलने लग गया ना तो फिर मेरे को कोई रोक भी नहीं सकता, ज़िंदगी भर में चलता ही रहूँगा। यही तो होता है न्यूटन का लॉ। एक बार स्टार्ट हो गया मोशन तो ख़त्म। एक डायलॉग था, 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी, उसमें वो रणछोड़ दास छाछड़ ने पूछा था कि सर हम स्पेस में पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? व्हाट वाज द आंसर? हाँ, अगर मान लो निप टूट गई तो? नहीं, वो गलत बात है, आंखों में कैसे चल जाएगी, स्पेस सूट है। क्या? नहीं, फ्रिक्शन तो देखो कागज़ पे ऑटोमेटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। स्पेस सूट के अंदर की बात करें, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूँ। चलो स्पेस में डायरेक्ट मैंने सूट पहन के बाहर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तब मैंने पेंसिल क्यों नहीं यूज़ किया? देखो इन केस, देखो अगर आपको ये पता होगा स्पेस में नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, अगर मैंने पानी ऐसे ग्लास से बाहर निकाल दिया तो यहीं पड़ा रहेगा वो, ठीक है ना, वो ऐसा मूव नहीं करने वाला पानी। अब आप सोचो पेन की निप टूट गई या पेंसिल की टिप टूट गई, देन क्या होगा? वो पेंसिल की टिप बेटा अगर मुझसे कोलाइड होती है
तो हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ज़िंदगी भर के लिए चलना शुरू हो जाएंगे, कभी नहीं रुकने वाले। ठीक है, स्पेस है ये, स्पेस बहुत मस्त चीज़ है। फिर यहीं से निकल के आती है अलग अलग चीज़ें, स्पेस टाइम कर्व, स्पेस टाइम कर्व निकल के आता है, फिर आइंस्टाइन, फिर निकल के आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मेरे नेल्स। चलो अच्छा अर्थ, अच्छा चलो थोड़ा सा और मजे लेते हैं, फिर तो ज्योग्राफी पढ़ी थी। चलो सबने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, ये तो पता होगा कि हमारा अर्थ सन के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सबको पता है? नहीं नालायक को, सर्कुलर में नहीं घूमता, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ऐसा। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये टाइम होता है लगभग जून का। और ये अच्छा सन जो होता है ना, एक्चुअली में यहाँ पर नाम रख के यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये टाइम होता है जनवरी का। सर उल्टा तो नहीं लिख दिया आपने? ये मैंने उल्टा लिख दिया फिर? मैंने बिल्कुल सही लिखा है, फिर कैसे हो गया ये? ऐसा कुछ नहीं है, सोचना है, सोचो। मैंने कहा कि सन से जब दूर रहता है ना अर्थ, तब तो गर्मी पड़ रही है। अभी हम सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तब गर्मी पड़ रही है, और सन के पास में होते हैं तब सर्दी पड़ती है। स्पेस में देखो आप, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। रीज़न क्योंकि टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए एक बॉडी चाहिए होती है जो टेम्परेचर को होल्ड करे, तो वहाँ पर टेम्परेचर होल्ड करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। स्पेस में सन है, लेकिन आपने देखा स्पेस हमेशा डार्क दिखता है, क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी एक बॉडी चाहिए। तो जैसे कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा है सन के सामने, तो वो शाइन करता हुआ दिखेगा मुझे, लेकिन अगर मैं ऐसे स्पेस को देखूंगा मुझे डार्क दिखेगा, क्योंकि लाइट किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर मुझ तक नहीं आएगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए स्पेस डार्क दिखता है हमेशा। हाँ तो बताओ ये कैसे हो गया? क्या? कोई मेटेरॉइड्स नहीं है। अर्थ तक तो डायरेक्ट आ गई ना बेटा, अर्थ पे तो एक सरफेस है ना, सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर दिख रही है। जैसे मून मुझे शाइन करता हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि उसकी लाइट, एक्चुअली मून इस पोजीशन पे होता है, हमें उसकी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दिखती है, इसलिए हमें वो शाइन करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ? यहाँ पर विंटर्स, यहाँ पर समर, नहीं आया? बताऊँ? अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हाँ या ना? और ये है हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। अब ज़रा देखो, सन से गर्मी पड़ती है बेटा, एक्चुअली में सन की और अर्थ की एवरेज डिस्टेंस है ना 15 करोड़ किलोमीटर है, छोटी मोटी डिस्टेंस नहीं है। स्पेस में ये करोड़ वरोड़ बहुत छोटी चीज़ें होती है, बहुत नॉर्मल है। सोचो इतना पास में हमारे अर्थ के, तब ये हाल है 15 करोड़ किलोमीटर। और इन केस जब बताते हैं कि जब ये रेड जाइंट बन जाएगा ना सन आगे जाकर, तो ये अर्थ को भी खा जाएगा, ये इतना बड़ा हो जाएगा कि अर्थ इसके अंदर चली जाएगी। अभी बहुत टाइम है, 5 अरब साल बचे हैं अभी, 5 अरब साल, अपन नहीं मर जाएंगे। चलो तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट पे सन की रेज तिरछी पड़ती है और इस वाले पर डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो डायरेक्ट रेज पड़ने की वजह से, सीधी रेज पड़ने की वजह से गर्मी पड़ती है यहाँ पर, और इसी टाइम पे, सेम टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ पड़ती है। इसलिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस था, क्रिसमस का फेस्टिवल कौन से कंट्री में समर में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दिसंबर में हमारे यहाँ पर क्या होती है, देखो यहाँ पर इस वक्त इस हेमिस्फीयर में यहाँ पर तिरछी रेस पड़ेगी, यहाँ पर सीधी रेस पड़ेगी, तो यहाँ पर उस वक्त क्या होता है, गर्मी होती है, और यहाँ पर क्या होती है, सर्दी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा उस टाइम, गर्मियाँ होंगी। ठीक है, तो इसलिए पूछते हैं, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। ज्योग्राफी है एक्चुअली में, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है ये, पार्ट फिजिक्स का है, और ये अपने टॉपिक वैसे है नहीं, लेकिन अगर मेरा मन किया तो बता दूंगा। हाँ
नहीं, फिजिक्स ज्योग्राफी बेस्ड ऑन फिजिक्स। ज्योग्राफी में और भी चीज़ें आती हैं जहाँ पर फिजिक्स नहीं होती है, जैसे कि उसमें आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, या साउथ में केले के पत्तों पे खाना खाना एक कल्चर है, तो वो चीज़ ज्योग्राफी का पार्ट है। हाँ, साउथ में केले के पत्तों पे खाया जाता है। अरे बेल, इकोनॉमिक्स। अच्छा, हम लोग कुछ लगभग 10 लाख साल बाद अपना मून खो देंगे। लगभग 10 लाख साल बाद हम अपना मून खो देंगे। 3 सेंटीमीटर हर साल दूर जाते जा रहा है अर्थ से। ऐसा क्यों? 10 लाख वगैरह, क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कहानी ये है, क्योंकि मून पे अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स सन का लग रहा है। ठीक है। अच्छा, इन केस मान लो अर्थ के पास मून नहीं होता तो अर्थ कैसा होता? बोल, अब ये मत बोला रात नहीं होती। अगर अर्थ के पास कभी भी इसका मून नहीं रहा होता तो अर्थ पे कभी लाइफ नहीं होती। अर्थ के पास मून होने की वजह से अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है। अगर अर्थ के पास मून नहीं होता तो कभी अपने एक्सिस पे घूमते नहीं। मतलब एक ही साइड हमेशा दिन रहती है और दूसरी साइड हमेशा नाइट रहती है। ये अपने एक्सिस पे कभी घूमती ही नहीं। क्या? अब खो दिया तो कोई मतलब नहीं, एक बार मोशन में आ गए ना स्पेस में, अर्थ एक बार मोशन में आ गए ना, अब तो आ गए, फिर हमेशा बने रहेंगे। मून को सन खा जाएगा। और ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे वीनस और मरकरी का सन खा चुका है वो पहले ही। हाँ, उनके पास भी मून था। जो एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं उनके पास, इसका मतलब मून था तभी वो रोटेट कर रहे हैं, तो उनका पार्ट जो था ना वो मून, वो ले गया सन, निपटा दिया। हाँ, तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारे मून का है। अच्छा, अर्थ के पास कितने मून है? 2 है। अर्थ के पास दूसरा मून भी है, एक छोटा सा, जो डे के टाइम पे क्रॉस करता है, तो हमें जनरली पता नहीं होता है। चलो, हाँ हाँ, क्या? प्लूटो को डॉफ प्लेनेट बोलते हैं। डॉफ प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो साइज़ में बहुत छोटा है, वो हमारे मून से भी छोटा है। नहीं, वैसे एक्चुअली में जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, बट ऑफिशियली अपन 68 के आसपास बोलते हैं ऑफिशियली। हाँ, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, 68 या ऐसा कुछ बोलते हैं। सैटर्न का ज़्यादा बोलते हैं। नहीं, सैटर्न के पास ज़्यादा माने जाते हैं। सैटर्न के पास 79 समथिंग है, ऐसा माना जाता है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में मून सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास है। जो मान्यता प्राप्त मून है ना वो है नालायक, ये नहीं पता। नहीं, ये अभी रिसेंट रिसर्च है, अभी कैसे पढ़ लोगे? अभी 2 साल पहले तो अपन ने ढूंढा ही था उसको, अभी डिक्लेयर किया कुछ दिनों पहले। हाँ, बट वो बहुत छोटा है, ऐसा नहीं, एवरेस्ट के साइज़ का है, एवरेस्ट के साइज़ का। हाँ, अरे ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है वो। ठीक है, वो हमें दिखेगा ही नहीं ना, दिन के टाइम हमारे अर्थ के सामने से क्रॉस करता है, तो हमें जनरली दिखता ही नहीं वो। हमें तो ऐसा लगता है ना कि एस्ट्रॉइड है, बट वो एक्चुअली में वो क्या है? मून है हमारा। नहीं, वो जो आप जिसको रिफ्लेक्शन से देखते हो ना, वो मून है। उस मून को आप बिना उसके टेलीस्कोप के देख भी नहीं पाओगे, बहुत छोटा है साइज में। ठीक है। मून क्यों रोटेट करता है? जिस वजह से अर्थ सन के अबाउट रोटेट कर रहा है, ग्रेविटेशन। सन के अराउंड रोटेट करती ना अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करने का क्या रीज़न है? देखो, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये मार्कर को अगर मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ तो अर्थ इसे किसी फोर्स से खींच रही तभी जा रहा है। बट यार, मैंने तो बोला इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये भी तो अर्थ को खींच रहा है, अर्थ क्यों नहीं आ गई ऊपर?
यहाँ पर कुछ और कहानियाँ हैं, बट अब वो कहानियाँ मैं अभी नहीं बताऊँगा, जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। एक्चुअली में मोशन है, अर्थ का भी है, लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है जिसको आप गैस भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मोशन देखना पड़ता है। तो जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है, इसलिए अभी डिस्कशन में। चलो मेरे हिसाब से अब बहुत सारी बातें हो गई, तो अब स्टार्ट करें हम। जहाँ रिलेटिवों की बात आ जाए तो हथियार निकाल लिया करो। हाँ, रिलेटिव मोशन किसने कह दिया कट गया? ये कट गया तो फिजिक्स में हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसे कैसे कट जाएगा? रिलेटिव मोशन नहीं कट सकता, आएगा भी, टर्म्स आएंगे। अच्छा, ये रिलेटिव मोशन हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये 1 डायमेंशन के लिए पढ़ने वाला है, ठीक है। तो चलो रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले किसी से पूछते हैं। हाँ बेटा, घर कितनी दूर है? घर कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। तो गौरांगी ने मुझे बताया घर इसका 1 किलोमीटर है, और मुझे अभी नेक्स्ट 6-7 दिन में दिल्ली जाना है। किसी ने मुझसे अगर पूछ लिया गौरांगी का घर कितनी दूर है, मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर। क्यों गलत है? फिर इसने कुछ गलती करी बोलने में? तो यहाँ से वर्ड मिस कर दिया था आपने। मतलब आप किसी ना किसी टर्म से रिलेट करना चाहते हो इस चीज़ को। यहाँ से कितनी दूर है, मतलब आपने एक जगह को रेफरेंस पॉइंट अज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो। सेम यही चीज़ अगर कभी मुझे यूएसए जाना हुआ और मेरे से पूछा तो किसी ने, मैं बोलूँगा 1 किलोमीटर? नहीं। रीज़न क्या है कि वो रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो इसने एक रेफरेंस पॉइंट लिया कि यहाँ से 1 किलोमीटर। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब यही रिलेटिव मोशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कभी सब लोगों ने ट्रेन या बस में ट्रैवल किया है? मस्त विंडो वाली सीट पर बैठ के ऐसे करके। तो हम लोग जनरली देखते हैं हमारे बगल में से पेड़ पौधे पीछे जा रहे होते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली में ये बात समझ में आ रही है कि पेड़ पौधे नहीं मूव कर रहे, बट उस वक्त देखते वक्त तो हमें ऐसा ही लगता है। हाँ, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है ऑलवेज कि हम लोग रेस्ट में है, बाकी सब चीज़ें मोशन में है। हाँ, सेम चीज़। जैसे आप लोग ने कभी ऐसी हरकत की है कि मून यहाँ पर ऐसे है, हम लोग भाग के मून की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ऐसा होता है क्या? कभी हरकत करते हो अभी भी? हाँ, तो IQ की दवाई खाओ। नहीं, अभी तक कर रहे हो तब तो IQ की दवाई खाओ, बचपन में की जाते हैं सब हरकतें। ठीक है, तो कभी क्या पोजीशन चेंज करने की कोशिश क्या एक्चुअली में होता है? क्यों? एक्चुअली में देखो, डिस्टेंस उसकी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर एक्चुअली में आप मूव कर रहे हो, रियल में मूव कर रहे हो, लेकिन अगर मैं उसमें एंगल में कन्वर्जन देखूँ ना तो 0.0000 समथिंग आएगा। इतना कम हम लोग ट्रांसमिट कर पाते हैं। इस वजह से हमें क्या लगता है कि मून स्टेशनरी है, वो हमारे साथ चिपका हुआ है, बराबर में चल रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। तो ये सारा कंसेप्ट होता है रिलेटिव का, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या लग रहा है कि वो भी रेस्ट में हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम होता है। चलो, तो देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग रिलेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं हमेशा अज्यूम करूँगा एक दूसरा ऑब्जेक्ट, सॉरी, मैं रेस्ट में हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हमेशा मैं यही अज्यूम करूँगा कि मैं रेस्ट में हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो, डायरेक्ट बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी निकालना चाहता हूँ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, पहले तो ये समझ आया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। रेस्पेक्ट क्यों दिया हमने? क्योंकि हमने माना है कि बी क्या है, रेस्ट में है। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि बी क्या है, रेस्ट में। रियल में नहीं है वो रेस्ट में, वो भी मोशन कर रहा है, ए भी मोशन कर रहा है। ठीक है, तो रियल में कोई भी नहीं है रेस्ट में, अज्यूम किया है हमने। जैसे कि आप गाड़ी में अज्यूम कर रहे थे पेड़ पीछे जा रहा है, आपने खुद को क्या माना, रेस्ट में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ सोच रहे थे। तो बी इज़ अज्यूम टू बी इन रेस्ट, बट रियल में नहीं है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला देख लिया, प्रैक्टिकली समझो। ये एक सीधी सड़क है, एक गाड़ी इधर जा रही है,
10 मीटर पर सेकंड से, दूसरी गाड़ी इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 मीटर, 100 ले लेता हूँ, 90 मीटर। ठीक, व्हाट इज़ द टाइम व्हेन दे क्रॉस ईच अदर? देखो बहुत सिंपल है। कैसे? हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक, ए और बी। अब मैं क्या करूँगा, किसी भी एक को रेस्ट में मानने की सोच लें। मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल रेस्ट है, दूसरा मोशन कर रहा है, तो किसको मानूँ बताओ? रेस्ट में बी को मान ले। तो वी ए बी मैं निकाल सकता हूँ, क्या होगा बच्चों? वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है मेरे पास? 10, इस तरफ था प्लस का इसलिए लिया मैंने 10, माइनस वी बी इधर की तरफ है, माइनस का भी लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन भी इधर है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या माना था? बी रेस्ट में था, तो बताओ ए को कितने मीटर चलना है? 90 मीटर चलना है ना। बी को रेस्ट मान लिया, तो इसको कितना चलना है? अभी ए को 90 मीटर। डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो कुछ नहीं बेटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, हमने अज्यूम किया कि बी रेस्ट में, अज्यूम कर लिया बी रेस्ट में। तो देखो वी ए बी कैन बी रिटर्न एज वी ए माइनस वी बी। ठीक है, वी ए कितना गिवन है मेरे को? वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वी बी कितना गिवन था? 20, लेकिन वो इस तरफ आ रहा था तो मुझे माइनस का लेना था। एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ गया, तो 10 + 20 काउंट करो, 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसको तो मान लिया हमने रेस्ट में, तो ये बताओ इसको कितना चलना पड़ेगा? जितने डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 90 मीटर। 90 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 3 सेकंड। मतलब ये 3 सेकंड में एक्चुअली में इस पाथ को क्रॉस कर जाएगा। अब रियल चीज़ से रियल सिचुएशन सोचनी है, तो रियल सिचुएशन ये देखो कि ये भी इस तरफ बढ़ रहा है, ये भी इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मैं दोनों तरीक़ों से करके बताऊँ, दूसरे तरीके से भी। मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस बाद एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। पहले देखो पुराना मेथड, x डिस्टेंस के बाद एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब a चला होगा x डिस्टेंस, तो b कितना चला होगा? 90 - x, तभी तो मीट करेंगे एक दूसरे को। अब यहाँ से टाइम निकाल लो, कैसे कैसे निकाल सकते हो बेटा? हाँ, टाइम निकालना मुझे कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है। t1 बोल दूँ, अच्छा सॉरी t बोलेंगे, t1 नहीं, क्योंकि टाइम तो दोनों को बराबर लगा होगा, सेम टाइम पे चला है। t = क्या होगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 10, और यहाँ से t = 90 - x अपॉन 20। दोनों को बराबर रखो, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। हमने डायरेक्टली निकाल लिया, फिर x निकाल कर t निकालो। हमने डायरेक्ट रिलेटिव से 1 सेकंड में निकाल लिया। ठीक है, इसलिए रिलेटिव मोशन हमारे लिए हेल्पफुल है। समझ आई बात? सेम यही चीज़ अगर एक्सेलरेशन होता तो हम क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन ए बी = बोलो, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया काम, नोट करो। बेटा क्योंकि दोनों सेम टाइम ही चलेंगे ना, तभी तो मीट करेंगे। सेम टाइम पे चलना चालू किया, दोनों बराबर चले होंगे, टाइम डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है ना, चले तो दोनों बराबर ही होंगे ना।
पता है खेतों में हल क्यों चलाते हैं? क्या? हाँ, हाँ, तो खेतों की जुताई क्यों की जाती है? जिससे एयर पास हो सके, मिट्टी में छेद करने के लिए। वेरी गुड। रियल चीज़ जानते हो क्यों करते हैं? ताकि खेतों की पानी ना उड़ जाए। खेतों का पानी ना उड़ जाए। कैसे? बाद में बताऊंगा जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। ये सब मैंने कहा ना, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। तो मैंने कहा ना फिजिक्स दो तरह की होती है। चलो क्वेश्चंस करवाएं, क्वेश्चंस करवाएं। चलो अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है? आज हमने बहुत कम क्वेश्चंस किए, मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा, है ना? आसानी करवाएं, मैं टफ देता कहूँ। ईमानदारी से बोलो तो मैंने कितने टफ क्वेश्चन करवाए अभी तक? एक भी टफ नहीं था, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने के लिए कहा था मैंने। अब तुम लोग अपना आईक्यू यूज़ नहीं करना चाहते, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ है नहीं तो फिर 10th क्लास की बुक है या बेच खाई है? उसमें एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, रोज के फिक्स कर लो 10 से 20 क्वेश्चन करना। दस 20 ही क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी बोल देते हो। पर 4 4 5 5 एक्सरसाइज है, 10 20 क्वेश्चन ही नहीं है। और कुछ नहीं, आर डी शर्मा ले लो, यहाँ पर आके 10 क्वेश्चन करो डेली, कौन मना कर रहा है? करो तो, ट्रिग्नोमेट्री में यही तो है। किसने कहा मेरा फेवरेट है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किया करो, जित एक्चुअली में ये अच्छी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री, आपके ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज होती है इसमें, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करो, तो हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आपको जो पसंद आती हो, बट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है ना, जब धीरे धीरे आप करना शुरू करोगे, फिर आप थोड़े टाइम बाद आप रियलाइज़ करोगे 7 8 दिन बाद कि आपसे ओरली हो रहे हैं क्वेश्चन देखोगे और आप ओरली कर पाओगे, और जब ये चीज़ें करने लग जाओगे ना, आपका आईक्यू ऑटोमेटिक बहुत अच्छे बेटर वे में काम करने लग जाएगा। हाँ मैं करता हूँ, होता है। अरे थी वाली बात छोड़ो, करनी है डेली, डेली 10 10 क्वेश्चन करो डेली। फिर बात करना महीने भर बाद मेरे से, फिर बताऊंगा। साइंस में मार्क्स कट गया, अभी इससे बाद में बात करता हूँ। फिजिक्स में थोड़ी कटे, किस में कटे? फिर ठीक है, इसलिए अभी तक पिटाई नहीं करी मैंने। अगर फिजिक्स में मार्क्स कटे हो तो फिर देखो, सीरियसली ऐसे फिजिक्स में नहीं कटे ना? 1 मार्क्स कटे फिजिक्स में? चलो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ। मेरी तरफ से देना पड़ेगा लगता है। बुक में लैंग्वेज बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 लाइन का है। चलो लिख लो, बुक का क्वेश्चन लिख लो। कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कार ए मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड।
कार A moves with velocity 20 meter per second, car B with velocity 15 meter per second in same direction. 15 1 5 3 5 जा 30/2 60/4. अच्छा, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 5 and 2? अच्छा ये बताओ, चलो आपसे पूछता हूँ, एक साल में कितने महीने होते हैं जो 28 दिन के होते हैं? बाकी के 28 से ज़्यादा होते हैं ना, 28 तो होते हैं। फिर जिनमें 28 दिन होते हैं। ऐसे चेक किया जाता है IQ। IQ ऐसे चेक किया जाता है बेटा। अच्छा चलो, तो अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, उसके बाद फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। अब बताओ, ये क्वेश्चन है बुक का। चलो मैं मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं लिखवाता, मुझे कुछ याद आ गया। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने दीवा वाला, नहीं दीवा वाला जिसमें भगाया था इसको बस के पीछे, याद है? उसी क्वेश्चन को रिलेटिव से करना है। नहीं, इसको तो कर लो, ये तो क्या एक लाइन का आंसर है। VB माइनस VA निकालना है, VB पता है, VA पता है, पुट कर दो वैल्यूज, आंसर। तो 5 या -5, VB माइनस VA, VA कितना है आपके पास? 20, -5 मीटर पर सेकंड आएगा ना। मतलब एक कार में कोई बंदा बैठा हुआ है, कार A में, तो उसे क्या फील होगा कि कार B एक्चुअली में चल तो सामने रही थी एक्चुअली में, पर उसे फील होगा वो कार इसकी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है। क्यों? क्योंकि A क्या सोच रहा है, मैं रेस्ट में हूँ। यही तो समझा था रिलेटिव मोशन मैंने। मैंने कहा कि जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था अभी आपके पास, इसमें कार A थी, कार B थी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। अब मैंने बोला कि कार A में मान लो आप बैठे हुए हो और आराम से कार B दिख रही है बस आपको, और कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको क्या फील होगा कि कार B आपकी तरफ रिवर्स डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, -5 मीटर पर सेकंड आपके रिलेटिव में। क्यों ऐसा? क्योंकि आप खुद को क्या मान रहे हो, रेस्ट में, बट रियलिटी क्या थी कि आप 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे और कार A और कार B 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, इसलिए। हाँ ठीक है, आया समझ? चलो तो अब वो दीवा वाला क्वेश्चन करो, बस वाला विद रिलेटिव मोशन। जाने दो, क्या दिक्कत है, जाने दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नहीं लिखा था? हाँ तो डायग्राम से डेटा ले लो। और मत लिखो क्वेश्चन। चलो फिर मैं ही बना के देता हूँ, रहने दो, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन आया बढ़िया सा, अच्छा वो करना है, पहले दीवा वाला ही क्वेश्चन करना है। चलो पहले वही कर लो, फिर एक टावर से गिराएंगे दीवा को और किसी एक को पकड़ लेंगे। चलो ठीक है, 90।
2 लोगों को गिराएंगे नीचे, ठीक है। क्या मानसरोवर? पता है बाकियों को तो गिराना पड़ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे जिनको गिराना भी नहीं पड़ेगा, जैसे कचरे की गाड़ी दिखी ऐसे जंप मार देते हैं। अब वो समझ गए, समझ गए बच्चे, ठीक है। कुछ बच्चे समझ गए, देखो कितने खुश हो रहे हैं। और वैशाली नगर में 3-4 बार आती है गाड़ी, है ना? आपको ही पता होगा बेटा। अच्छा, आप नोटिस ही नहीं करते? हाँ, ये ऐसा काउंट नहीं करती कितनी बार, बस कूद जाती है। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम किसको रेस्ट में मानना चाहते हो। बट चलो, हाँ, बस को मान लो चाहे उसको मान लो, किसी भी एक को रेस्ट मानो, लेकिन सारे डेटाज में उसी इंसान को रेस्ट में मानना, ठीक है ना। चलो खैर, दीवा वाला क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग? मैंने दूसरा दे दिया वैसे। चलो, इसके बाद फिर पहले, इसके बाद दूसरा चोर पुलिस वाला करेंगे, देन चलो चोर पुलिस वाला होमवर्क दे दो। या फिर एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिख लो क्योंकि टाइम फिर ख़त्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ होमवर्क वाला, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पुलिस इज चेजिंग a thief with a velocity of 2 meter per second and acceleration of 1 meter per second square, and acceleration of 1 meter per second square. Thief is running 100 meter away from the police, 100 meter away from the police, 100 meter away from the police with the velocity of 20 meter per second. What is the time taken by the police to catch the thief? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। दीवा वाला क्वेश्चन आप लोग अभी बाद में कर लेना, पहले मैं ये करवा देता हूँ एक, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवा दूँ, इससे पिछला वाला मैं नहीं करवाया था ना? नहीं, चलो मैं करवा देता हूँ। चलो, तो बच्चों देखो, इसमें 2 गाड़ियाँ हैं अपने पास, दोनों गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस मुझे गिवन है, दोनों ने सेम टाइम पे अपन ने अचानक से देखना शुरू किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपन को 5 मीटर पर सेकंड, उसके 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स बी, कार ए बी को कब ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करो, किसी को भी रेस्ट में मान सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी रेस्ट में मानो। तो बी को मान लो,
चलो, तो मान लिया यू ए बी कितना होगा बच्चों, यू ए माइनस यू बी दैट इज़ 5 माइनस 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, ये क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छाप लो, ये मुझसे पहले कर लो, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। नहीं मेरे से पहले कर लो ना, कहाँ दिक्कत है, बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हो पूरी। अच्छा मान लो हमने बी को रेस्ट में माना था, यहाँ पर बी को बेटा जो लास्ट में लिखा था उसको अज्यूम किया जाता है रेस्ट में, हमने बी को रेस्ट में माना, मतलब ए को किस तरफ मूव करना है, ए को इधर की तरफ मूव करना है, प्लस का लें कि माइनस का, प्लस का ले लें, तो एस कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, कितना पॉजिटिव का 100 मीटर, यही डिस्टेंस एक्चुअली में रिलेटिवली क्रॉस करना है, हो गया काम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना हो गया बच्चों 100, यू कितना है -5 इंटू टी प्लस 1, तो 1/2 टी स्क्वायर, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया और सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 200, सॉल्व कर लो इक्वेशन, गेट आंसर एंड एन्जॉय। ठीक है, डायरेक्ट टाइम का आंसर आ जाएगा। हाँ क्योंकि b को हम ये अज्यूम करते हैं कि b अब उल्टा आ रहा है, नहीं होगा, सेम आएगा, सेम आएगा, उसमें फिर u प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, ऑटोमेटिक आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आंसर मैं निकालने के लिए अभी नहीं कह रहा, वो तो आगे मैथमेटिक्स है, वो तो आप लोग कर लोगे, घर पे भी कर लोगे ना, पक्का। तो रिलेटिव एक्चुअली में बहुत आसान है, ये हमारी कैलकुलेशंस आसान कर देता है, कैलकुलेशंस आसान कर देता है। हाँ मैंने कहा था ना, रिलेटिव पढ़ लोगे तो आप लोगों को वो पहले वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगेंगे। हाँ वो पहले बताता था कीमत नहीं होती कोई, वो वाला क्वेश्चन याद है आपको, बस पकड़वाई थी जो मैंने, बस आगे निकल गई थी, वो क्वेश्चन इससे करोगे तो 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हाँ उल्टी सीधी चीज़ें मत सोचो, बस इतना सा सोचो कि जो लास्ट में लिखा उसको अज्यूम किया रेस्ट में। वो रियल में रेस्ट में नहीं है, अज्यूम किया हमने रेस्ट में, ये चीज़ याद रखना। सेम रिलेटिव से कर सकते हो, देखो जब 2 पार्टिकल्स मोशन में है ना, बहुत आसान है, रिलेटिव लगाओ डायरेक्ट आंसर पाओ। ठीक है, अब थोड़े से डाउट्स देख लें आप लोगों के, क्या क्या थे शीट में जो करके आए हो। इनिशियल वेलोसिटी लेने में, चलो बताओ क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन बताओ फिर बात करते हैं, क्वेश्चन बताओ। अच्छा आज किसने एसी ऑन किया था आप लोगों में से, चाहते हो कि एसी फट जाए तुम लोगों के ऊपर, चाह रहे हो ऐसा? 21 से नीचे मत जाओ, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, नॉट ओनली यहाँ, आप लोगों के घर पे भी, आप लोगों के घर पे भी ये चीज़ कह रहा हूँ, 21 से नीचे मत जाओ इस टाइम पे, एक्सेप्ट आपके पास ओ जनरल का एसी हो तो अलग बात है, वो जनरल का आता है ना, वो जनरल कंपनी है, उसका एसी हो, तो उसके अलावा कोई दूसरा हो तो 21 से नीचे मत जाओ।
बेवकूफ़ हो किसी दिन। गलत है, गलत है, 16 पे चला रहे हो इस टाइम पे, बिल्कुल मत चलाओ। दोनों रीज़न्स हैं, एक तो फटने का, किस्मत ख़राब हुई कभी फट जाएगा। दूसरा गलत रीज़न ये है कि आप 16 के टेम्परेचर में रूम में हो, बाहर अचानक से इतने ज़्यादा टेम्परेचर में निकलोगे तुरंत बीमार होगे। गलत सोच रहे हो बेटा। और सोचो अगर अभी कितने केसेस हो चुके हैं फटने के, पता है एसी फटने के कितने केसेस हो चुके हैं। खुद की समझदारी खुद के हाथों में है। क्या मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 20 पे रखो कुछ भी रखो, सर डांटेंगे, डांटना होगा तो ठीक है, बिल्कुल डांटेंगे, क्यों नहीं डांटेंगे। चलो ठीक है, डाउट्स बताओ फटाफट। हाँ, जिनके डाउट्स नहीं हो फ्री हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा फिजिक्स की तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक बात बताओ, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिजिक्स खराब क्यों लगेगी? क्वेश्चंस तो करो बेटा, वो उसके बिना, न्यूमेरिकल के बिना कुछ है ही नहीं। हाँ बेटा, कल तक पूछ लोगे। A passenger travels along a straight line with the velocity of v1, first half with velocity v2, क्या v1 प्लस वी टू बाई टू? टी बाई टू, टी बाई टू, ठीक है। d1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू टी बाई टू v1, टी बाई टू v2 बाई टोटल टाइम t मान लिया, ठीक है। तो सही तो कर रहे हो। अरे तो बैल बुद्धि, इसका एलसीएम तो लेना होता है, इसका एलसीएम नहीं लोगे? एलसीएम लोगे, आंसर आ गया ऑप्शन है। नहीं, अगर डाउट है तो पूछो, कोई बात नहीं। 18th का, इफ y डिनोट द डिस्प्लेसमेंट एंड t डिनोट द टाइम। बेटा जिन लोगों का हो गया नहीं है, कोई डाउट हो जा सकता है, यहाँ पर प्लीज़ साउंड क्रिएट ना करें। एक मिनट बेटा, मैं अपलोड पे लगा दूँ पहले, एक सेकंड, अपलोड लटक जाएगा काम।